Hello, dear students. You must have watched my previous video on accounts for holding companies, in which I had told you 4 basic points. Let's continue this chapter further. In this lecture, I will tell you the treatment of pre-acquisition profits and reserves. In these types of questions, always a date of acquisition will be given to you. This is the date on which the holding company had acquired the shares of the subsidiary company. So whatever profits or reserves of the subsidiary company exists in the balance sheet of the subsidiary company on or before the date of acquisition, they will be called as pre-acquisition profits or reserves. And after the date of acquisition, whatever profits or reserves are there in the balance sheet of the subsidiary company, they are called the post-acquisition profits or reserves. So let's see how we deal with these both these kinds of प्रॉफिट्स और रिजर्व्स. जब भी आप सब्सिडरी कंपनी की बैलेंस शीट देखोगे, आपको देखना होगा कि सब्सिडरी कंपनी की बैलेंस शीट में कितने प्रॉफिट्स और रिजर्व्स आपको दिए हुए हैं. उन प्रॉफिट्स और रिजर्व्स का कुछ पार्ट जो होगा वो होगा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट या रिजर्व, और कुछ पार्ट होगा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट या रिजर्व. प्री एक्विजिशन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑन और बिफोर द डेट ऑफ एक्विजिशन, और पोस्ट एक्विजिशन का मतलब होता है आफ्टर द डेट ऑफ एक्विजिशन. एक्विजिशन किसका? होल्डिंग कंपनी ने जब सब्सिडरी कंपनी को एक्वायर किया था, जब उसके शेयर्स को परचेज किया था. नाउ द थिंग इज व्हाई वी आर डिफरेंशिएटिंग बिटवीन बोथ दीज काइंड्स ऑफ प्रॉफिट्स और रिजर्व्स. कुछ भी दिया हो सकता है आपको बैलेंस शीट में, प्रॉफिट्स भी दिए हो सकते हैं सरप्लस के नाम से भी, प्रॉफिट्स के नाम से भी, या रिजर्व्स भी दिए हो सकते हैं, दोनों भी दिए हो सकते हैं आपको. वी आर डीलिंग विद दीज टू थिंग्स डिफरेंटली बिकॉज प्री एक्विजिशन का जो भी प्रॉफिट या रिजर्व होगा उसको हम होल्डिंग कंपनी के लिए कैपिटल प्रॉफिट की तरह ट्रीट करते हैं. दिस इज ट्रीटेड एज ए कैपिटल प्रॉफिट एज फार एज द होल्डिंग कंपनी इज कंसर्न्ड. वाई कैपिटल प्रॉफिट्स? बिकॉज ये वो प्रॉफिट्स और रिजर्व्स हैं जो होल्डिंग कंपनी को एक्विजिशन डेट पर ही मिले हैं. होल्डिंग कंपनी ने इनको खुद अर्न नहीं किया, इसलिए वट एवर द होल्डिंग कंपनी रिसीव्स ऑन और बिफोर द डेट ऑफ एक्विजिशन, दैट इज टू बी ट्रीटेड एज कैपिटल प्रॉफिट्स. और जो भी पोर्शन होल्डिंग कंपनी को आफ्टर द डेट ऑफ एक्विजिशन जो वो अर्न कर रहा है, डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद तो होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को एक्वायर कर लिया है, तो होल्डिंग कंपनी अपनी मेहनत से उस प्रॉफिट को या रिजर्व को अर्न कर रहा है, इसलिए उसे रेवेन्यू प्रॉफिट की तरह ट्रीट किया जाता है एज फार एज द होल्डिंग कंपनी इज कंसर्न्ड. So that's why the treatment of pre-acquisition profits and post-acquisition profits is different. Now what will you do? Whatever profits or reserves are there belonging to a subsidiary company, उन profits और reserves पर दो parties का right है, holding company का और माइनॉरिटीज का. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होता है. जो भी सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स आउटसाइडर्स ने ओन किए होते हैं, उसके हिसाब से हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं. तो इसी तरह से अगर सब्सिडरी कंपनी के जो भी प्रॉफिट्स या रिजर्व्स हैं, चाहे वो प्री एक्विजिशन टाइम के हैं, चाहे वो पोस्ट एक्विजिशन टाइम के हैं, उन प्रॉफिट्स और रिजर्व्स पर भी दोनों पार्टीज का राइट होगा, होल्डिंग का भी और माइनॉरिटी का भी. इसलिए प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स को भी हम होल्डिंग और माइनॉरिटी में डिवाइड कर देते हैं, और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स या रिजर्व्स को भी हम होल्डिंग और माइनॉरिटीज में डिवाइड कर देते हैं. डिवाइड करके फिर जहां पर जिसको ट्रीट करना है उसी के अकॉर्डिंग हम डील करते हैं. जैसे कि होल्डिंग कंपनी का जो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट या रिजर्व में शेयर है, उसे हम डिडक्ट करते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में से. कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, आप उसे चेक कर लेना. अभी हम एक स्टेप आगे और फर्दर मूव कर रहे हैं कि हम जो होल्डिंग कंपनी का प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स या रिजर्व्स में जो भी शेयर बनता है, उससे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में से डिडक्ट करते हैं. डिडक्ट करने का मतलब ये होता है कि बेसिकली जो होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की है, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो रिड्यूस हो गई. बेसिकली इट रिड्यूसेस द एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ द होल्डिंग कंपनी, सो दैट्स व्हाई इट इज एडजस्टेड इन दिस मैनर. और
पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स में जो होल्डिंग कंपनी का शेयर है उसको हम, क्योंकि वो एक रेवेन्यू प्रॉफिट की तरह हम उसको ट्रीट कर रहे हैं, तो बैलेंस शीट में लेकर जाते हैं। बैलेंस शीट में जब होल्डिंग कंपनी के खुद के जहां पे प्रॉफिट्स या रिजर्व्स लिखे होते हैं, उसी में ही जो सब्सिडरी कंपनी के पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स में जो होल्डिंग का शेयर बनता है वहीं पर उसको हम ऐड कर देंगे। स्टूडेंट्स, हम ये सब एक एग्जाम्पल की हेल्प से बेटर समझ पाएंगे। और जो माइनॉरिटी का इंटरेस्ट होता है, माइनॉरिटी का जितना भी शेयर बनता है, चाहे वो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में है चाहे वो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में है, उसे हम एक ही जगह पर लेकर जाएंगे। दिस इज एडेड टू माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड दिस इज ऑल्सो एडेड टू माइनॉरिटी इंटरेस्ट। इन सिंपल वे, वट एवर बिलोंग्स टू द माइनॉरिटीज, दैट इज सिंपली एडेड टू वन हेड ओनली एंड दैट इज माइनॉरिटी इंटरेस्ट। बिकॉज माइनॉरिटी से बिलोंग करने वाला कुछ भी और हेड हमारे पास नहीं है, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट के नाम से जो हमारा सेकंड हेड आता है बैलेंस शीट में, वहीं पर हम उसको लेकर जाएंगे। तो ये मैंने आपको एक बेसिक इंस्ट्रक्शन दे दी है कि किस तरह से हम इन चारों पार्ट्स को डील करेंगे, इसको, इसको, इसको और इसको। Now let's learn how to calculate cost of control and minority interest while dealing with these types of questions. So formula will change a little bit. जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए हम दो चीजें ले रहे थे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स इन सब्सिडरी कंपनी में से नॉमिनल वैल्यू ऑफ एक्वायर्ड शेयर्स को माइनस कर रहे थे। यहां पर हमने एक थर्ड एलिमेंट लिया है, शेयर इन प्री एक्विजिशन सरप्लस एंड रिजर्व्स। ये क्या है, ये मैंने आपको अभी बताया कि होल्डिंग कंपनी का जो प्री एक्विजिशन रिजर्व्स या प्रॉफिट्स में शेयर बनता है, उससे हम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में से डिडक्ट कर रहे हैं, जस्ट लाइक दिस। सो इन दिस वे it will be deducted from here, and if after calculating these three things the answer comes in positive, this will be called goodwill. If answer comes in negative, this will be called as capital reserve, and accordingly they will be taken up in the balance sheet. सेकेंड वर्किंग नोट है हमारा माइनॉरिटी इंटरेस्ट का। इसको कैलकुलेट करने के लिए भी थोड़ा सा चेंज आएगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था माइनॉरिटी इंटरेस्ट में हम लेते हैं सिर्फ नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय आउटसाइडर्स। यहां पर हम दो चीजें ऐड कर रहे हैं, माइनॉरिटी का इंटरेस्ट, चाहे वो प्री एक्विजिशन सरप्लस रिजर्व में है चाहे वो पोस्ट एक्विजिशन सरप्लस रिजर्व में है, दोनों ही माइनॉरिटी इंटरेस्ट में ऐड होंगे। मैंने आपको ये यहाँ पे डायग्राम की हेल्प से भी बताया था कि ये वाला शेयर भी माइनॉरिटी इंटरेस्ट में ऐड होता है और ये वाला शेयर भी माइनॉरिटी इंटरेस्ट में ऐड होता है। सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग हियर। सो इन दिस वे माइनॉरिटी इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड। Now students, let's see all this with the help of an example. See, balance sheet is given to you with some additional information. What you can see in the balance sheet, first of all, the investment. H Limited means holding company, S Limited means subsidiary company, as I have already told you. Investments in 40,000 shares of S Limited. होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के 40,000 शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की है और इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है 4,80,000। अब इन 40,000 शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू क्या होनी चाहिए? आप देखो, सब्सिडरी कंपनी के टोटल कितने शेयर्स होंगे? 10 के हिसाब से शेयर है तो 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच ही होगा। तो 50,000 शेयर्स में से 40,000 शेयर्स होल्डिंग कंपनी ने परचेज किए हुए हैं, तो इनकी नॉमिनल वैल्यू 4 लाख ही होगी और 4 लाख के शेयर्स को होल्डिंग कंपनी ने 4,80,000 में एक्वायर किया है। आई हैड टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो कि जब भी आप शेयर्स, होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स को बाय करेगी तो वो अबव नॉमिनल वैल्यू भी हो सकती है, उस सिचुएशन में गुडविल अराइज होती है, और बिलो नॉमिनल वैल्यू भी हो सकती है और उस सिचुएशन में हमारा कैपिटल रिजर्व अराइज होता है। तो यहाँ पर लग रहा है कि गुडविल ही अराइज होगी, बट अभी हमें यहाँ पे प्री एक्विजिशन रिजर्व्स और सरप्लस की एडजस्टमेंट भी करनी होगी। हम देख सकते हैं कि 50,000 शेयर्स में से 10,000 शेयर्स जो हैं दे आर ओन्ड बाय आउटसाइडर्स। सो अगर हम रेशियो कैलकुलेट करें होल्डिंग और माइनॉरिटी की तो 40,000 इज टू 10,000, यहाँ पे मैंने कैलकुलेट करके आपको बताया है, दैट इज 4:1 हमारी होगी रेशियो बिटवीन होल्डिंग एंड माइनॉरिटी। तो जब भी हमें कुछ डिवाइड करना होगा होल्डिंग और माइनॉरिटी में, हम इसी रेशियो में ही डिवाइड करेंगे। रिजर्व्स और सरप्लसेस को आप चेक करो। सब्सिडरी कंपनी, वी विल सी दी subsidiary companies reserves and surpluses 20,000 and 10,000. Information में हमें दिया है H Limited acquired shares in S Limited on 1st August 2017. This is the date of acquisition given to you students. When S Limited's reserves stood at 5,000 and its surplus at 4,000.
सो ये डेट ऑफ एक्विजिशन पर जो भी आपको सब्सिडरी कंपनी के रिजर्व्स और सरप्लसेस गिवन होंगे, ऑब्वियसली वो प्री एक्विजिशन रिजर्व्स और प्री एक्विजिशन सरप्लस ही होगा। कुछ क्वेश्चंस में हमें ये चीज कैलकुलेट भी करनी पड़ सकती है, सो वी विल सी व्हेन वी विल सी दोस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। अब आप देखो सब्सिडरी कंपनी के टोटल रिजर्व्स है हमारे पास 20,000। अगर इन 20,000 रिजर्व्स में से प्री एक्विजिशन रिजर्व्स 5,000 है तो पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व हुए 15,000। अगर टोटल सरप्लस 10,000 है और प्री एक्विजिशन सरप्लस 4,000 है तो पोस्ट एक्विजिशन सरप्लस हुआ 6,000। तो अभी हमने यहाँ पे रफली एक बाइफर्केशन कर ली है। So let's start its solution. What we have to do in this solution, we have to prepare a combined or consolidated balance sheet. And for this, we will have to calculate two working notes, cost of control, minority interest, and then we will make the balance sheet. उससे पहले हमें pre-acquisition surplus और reserve को divide करना होगा। चेक करो, सबसे पहले हम reserves को divide करते हैं। Total reserves 20,000, pre-acquisition reserves 5,000, post-acquisition reserves 15,000. हमने इसे होल्डिंग और माइनॉरिटी में डिवाइड कर दिया और इसको भी होल्डिंग और माइनॉरिटी में डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के लिए कौन सी रेशो यूज करेंगे हम? 4:1। सो 4,000 1,000 इधर आया, यानी कि 5,000 का 4/5 यहां पे और 5,000 का 1/5 यहां पे आ गया। इसी तरह से पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व को भी होल्डिंग और माइनॉरिटी में 4:1 में डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद होल्डिंग का शेयर आया 12,000, माइनॉरिटी का शेयर आया 3,000। तो ये है होल्डिंग कंपनी का शेयर प्री एक्विजिशन रिजर्व में, जिसको आपको कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में से माइनस करना है। इस शेयर को पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व में जो होल्डिंग का शेयर है ये आप बैलेंस शीट में लेके जाओगे और माइनॉरिटी का जो भी शेयर बनता है, चाहे वो प्री में है चाहे वो पोस्ट में है, उसे आप माइनॉरिटी इंटरेस्ट में ही ऐड करोगे। स्टूडेंट्स, इसी तरह से हम सरप्लस को भी डिवाइड करेंगे। चेक करो, टोटल सरप्लस वाज 10,000, प्री एक्विजिशन सरप्लस वाज 4,000, पोस्ट एक्विजिशन सरप्लस वाज 6,000। इसे भी होल्डिंग और माइनॉरिटी में डिवाइड किया 4:1 में, वी गॉट 3,200 एंड 800। और इस 6,000 को भी होल्डिंग और माइनॉरिटी में 4:1 में हमने डिवाइड किया, वी गॉट 4,800 एंड 1,200। So this is holding company's share in pre-acquisition surplus, which will be deducted from cost of control. This is holding company's share in post-acquisition surplus. This will be taken to balance sheet. And this is minority's share in pre-acquisition and post-acquisition surplus. Both of these parts will be taken to minority interest. So now let's calculate cost of control, students. Cost of control, we will start with that formula which I just told you. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स इन सब्सिडरी कंपनी, हमने बैलेंस शीट में नोटिस किया था कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स हमें दिया हुआ है 4,80,000 और इन शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू बनती है 10 रुपीज के हिसाब से 4 लाख। तो सबसे पहले तो हम इन दो फैक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे आपस में। सो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स इन सब्सिडरी कंपनी 4,80,000 है, लेस नॉमिनल वैल्यू ऑफ एक्वायर्ड शेयर्स हम ले लेंगे 4 लाख और दो चीजें हमने इसमें से माइनस कर दी, होल्डिंग कंपनी का शेयर प्री एक्विजिशन रिजर्व में और होल्डिंग कंपनी का शेयर प्री एक्विजिशन सरप्लस में। हमने कैलकुलेशन से नोट कर लिया था कि रिजर्व में होल्डिंग का शेयर आ रहा है 4,000 और सरप्लस में होल्डिंग का शेयर आ रहा है 3,200। सो ये दोनों ही अमाउंट्स को हम यहां से सब्ट्रैक्ट करेंगे। कैलकुलेशन के बाद वी आर गेटिंग 72,800 which is in plus. So this will be taken as goodwill and this will be taken to combined balance sheet under intangible assets. Second working note, minority interest. Minority interest में सबसे पहले हम लेंगे nominal value of the shares held by outsiders because only 10,000 shares are held by outsiders, so उनकी nominal value 10 rupees के हिसाब से हो जाएगी 1 लाख रुपीज। अब हम माइनॉरिटी का सारा शेयर यहां पे हम ले आएंगे, रिजर्व में प्री एक्विजिशन में शेयर, सरप्लस में प्री एक्विजिशन का शेयर, रिजर्व में पोस्ट एक्विजिशन का शेयर और सरप्लस में भी पोस्ट एक्विजिशन का शेयर। डायग्राम से हम नोट कर चुके हैं कि चारों पार्ट्स हम यहीं पर लेकर आने वाले हैं। सो दिस 1,000, दिस 3,000 एंड देन दिस 800 सरप्लस में शेयर एंड दिस 1,200।
ये 4 parts we will be adding up here. So in this way we are getting total minority interest as 1,06,000. So now students, you should note one point, that because in minority interest we are adding, the total amount of the profit, total amount of share of the minorities in reserves and surpluses. बिकॉज प्री एक्विजिशन में शेयर हो या पोस्ट एक्विजिशन में शेयर हो, माइनॉरिटी का एक ही ट्रीटमेंट है उसकी. जैसे कि आप इस डायग्राम में नोटिस करो कि माइनॉरिटी के लिए 5,000 का जो उसका शेयर का इंटरेस्ट बनता था, यहाँ पे ये 1,000, इसे भी हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट में ऐड कर रहे हैं. इस 15,000 में भी जो इसका शेयर बनता था, इसे भी हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट में ऐड कर रहे हैं. सो बेटर ये भी हो सकता है कि आप इन दोनों इसको डिवाइड ही ना करो. दैट इज टोटल 20,000 रिजर्व्स में सीधा ही 1/5 शेयर माइनॉरिटी का शेयर, क्योंकि 1/5 है तो 1/5 शेयर के हिसाब से इसका बनेगा 4,000. आप सीधा इस 4,000 रुपीज को जो है वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में लेकर जा सकते हो, बजाय कि इसको पार्ट्स में ऐड करने के. सिमिलरली सरप्लस में भी हम बिना डिवाइड किए भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. यानी कि 10,000 का सरप्लस है तो सीधा 10,000 का 1/5 हम ले सकते हैं, यानी कि 2,000 रुपीज. सो सीधा हम 10,000 टोटल सरप्लस में भी माइनॉरिटी का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, बजाय कि इसके दो पार्ट्स को इंक्लूड करने के. So that's what we can do in an alternative way. See, my nominal value of shares held by outsiders is 1 lakh. Minority shares in total reserves is 4,000. Minority share in total surplus is 2,000. So in this way also you will get the same answer. So you can calculate minority interest in both the ways. So now let students start making the consolidated balance sheet. For your convenience, I have shown you the balance sheet once again here, and this is the consolidated balance sheet that we will make from the above figures. So how we will start? We will start from share capital. Holding company की share capital सबसे पहले हम लेंगे. Subsidiary की शेयर कैपिटल कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं आती. मैं आपको पहले भी लास्ट वीडियो में बता चुकी हूं कि सब्सिडरी कंपनी की शेयर कैपिटल जो होल्डिंग कंपनी ने होल्ड की हुई है वो हम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में से डिडक्ट कर लेते हैं, जैसे कि 4 लाख हमने डिडक्ट कर ली. और जो शेयर कैपिटल माइनॉरिटीज के पास, आउटसाइडर्स के पास है, उसको हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट में लेकर जा चुके हैं. इसलिए सब्सिडरी कंपनी की शेयर कैपिटल के हेड में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं आती. तो होल्डिंग कंपनी की सिर्फ शेयर कैपिटल रह जाएगी, जो कि हम कंबाइंड बैलेंस शीट में लेकर जाएंगे. Just check this. I have made this consolidated balance sheet as per Schedule 3 Part 1 of Companies Act 2013, जो कि नया वर्टिकल फॉर्मेट है जिसके अकॉर्डिंग आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं. तो उस वर्टिकल फॉर्मेट के अकॉर्डिंग मैंने सबसे पहले हेड लिया है शेयर होल्डर्स फंड, और इसमें हमने कैलकुलेट किया है शेयर कैपिटल. नोट नंबर 1 आप चेक करो. नोट्स टू अकाउंट्स. फर्स्ट नोट, 1 lakh shares of H Limited at ₹10 each, 10 lakh rupees. सेकेंड है हमारा रिजर्व एंड सरप्लस. देखो आप, एच लिमिटेड के रिजर्व एंड सरप्लसेस तो इंटैक्ट हैं, उनमें तो कोई चेंज नहीं आया, बल्कि जो सब्सिडरी कंपनी के पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व और सरप्लस में होल्डिंग का शेयर था वो हम इनमें ऐड कर देंगे. जैसे कि हमने कैलकुलेशन में देखा था, जब हमने रिजर्व्स को डिवाइड किया था, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट या रिजर्व में जो होल्डिंग का शेयर है ये 12,000 रुपीज. इस 12,000 को आपको कहां लेकर जाना था? बैलेंस शीट में. सो नाउ स्टूडेंट्स, वी विल टेक दिस अमाउंट टू बैलेंस शीट. रिजर्व में ऐड कर देंगे 12,000. इसी तरह से सरप्लस में आप देखो, इस 4,800 को हमको बैलेंस शीट में लेकर जाना था, तो हम बैलेंस शीट में इसे ले जाएंगे, सरप्लस में ही ऐड कर देंगे 4,800. चेक करो आप. नोट नंबर 2 डिटेल के लिए हम देखेंगे. नोट नंबर 2, 60,000 में आपको 12,000 ऐड करना है. जस्ट सी रिजर्व्स, एच लिमिटेड के रिजर्व 60,000, एस लिमिटेड के रिजर्व्स जो हैं वो हैं हमारे 12,000. सो टोटल हुआ 72,000. सरप्लस, होल्डिंग का सरप्लस था 20,000, और इसमें हमने जो होल्डिंग का शेयर बनता था पोस्ट एक्विजिशन सरप्लस में 4,800 वो ऐड किया, 24,800. सो टोटल अमाउंट हमारा है 96,800, जो हम कंबाइंड बैलेंस शीट में लेकर जाएंगे.
माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमारा सेकंड हेड होता है आफ्टर शेयर होल्डर्स फंड्स, और ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं वर्किंग नोट में। यहाँ पे माइनॉरिटी इंटरेस्ट है हमारा 1,06,000, तो हम इसे एज इट इज ही यहाँ पर ले जाएंगे, नोट नंबर 3 में लिख देंगे कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट सी वर्किंग नोट नंबर भी दे सकते हैं, वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2, उसके अकॉर्डिंग भी आप बता सकते हैं। क्रेडिटर्स में हम क्या करेंगे, सिंपली हम दोनों कंपनीज के क्रेडिटर्स को कंबाइन कर देंगे, बिकॉज इसमें हमने कोई भी चेंज नहीं किया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में। सो कंबाइन हो जाएगा 1,30,000, नोट्स टू अकाउंट्स में हम इसे शो कर सकते हैं। क्रेडिटर्स एच लिमिटेड, एस लिमिटेड 1,30,000। इसी तरह एसेट्स देखिए स्टूडेंट्स, सन्ड्री एसेट्स है हमारे पास 7,20,000, 5,40,000। ये दोनों एसेट्स हमारे टेंजिबल एसेट्स हैं। टेंजिबल एसेट्स की कैटेगरी में हम सिर्फ इनको कंबाइन करेंगे, तो ये हो जाएगा 12,60,000। देखिए टोटल मैंने यहां पर लिख दिया 12,60,000, और नोट्स टू अकाउंट्स में मैं इसको इस तरह से शो करूंगी। और उसके बाद हम इंटेंजिबल एसेट्स लेंगे। इंटेंजिबल एसेट्स में मैंने आपको बताया था गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स में आएगी, और वो हम वर्किंग नोट नंबर 1 में कैलकुलेट कर ही चुके हैं यहाँ पे, तो इसे मैंने इंटेंजिबल एसेट्स में लिख दिया यहाँ पे। ये देखिए, ये हाईलाइट मैंने इसीलिए किया हुआ है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। और यहाँ पर देखिए गुडविल सी वर्किंग नोट 72,800। You will see that the total of the balance sheet is matching. So in this way, you can see the solution of this question. I hope students आपको ये समझ आ गया हो।